नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर किसानों ने 13 फरवरी 2024 से दिल्ली चलो का नारा देते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। चलिए जानते हैं इस बार उनकी मांगें क्या-क्या हैं। देखिए, उनकी कुछ मांगें जो है पुरानी मांगों से मिलती-जुलती हैं, जो आंदोलन उन्होंने सन 2020 में किया था। चलिए क्विक रिकैप में आगे बढ़ने से पहले एक पुराना जान लेते हैं कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया था, कब किया था। देखिए, किसानों ने पिछला आंदोलन जो है 25 नवंबर 2020 को चालू किया था, जो करीब 378 डेज़ चला था। और इसे क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो है जब भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2020 को इस कृषि कानूनों पे हस्ताक्षर करके इसे गज़ेट में प्रकाशित करने के बाद 25 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन उस समय छेड़ दिया था। किसानों के इस आंदोलन को बंद ना होते हुए देख गवर्नमेंट ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, अब ये कृषि कानून थे क्या? देखिए, कृषि कानून जो थे वो 3 थे। ठीक है, इनमें से सबसे पहला क्या था? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 3 कृषि कानून थे जिसके लिए जिसको वापस लेने के लिए किसान लगातार मांग कर रहे थे। और इन किसानों की मांगों को, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2021 को इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इस बार आंदोलन किसानों ने जो 13 फरवरी 2024 से किया है और दिल्ली चलो का नारा दे दिया है, वो क्यों किया है। ठीक है, सबसे पहले जो है इस कानून को समझने के लिए हम इसे 2 प्रकार से इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है? पहले भाग में हम वो चीज़ें लेते हैं जो एक्ट या कानून से रिलेटेड है। ठीक है, हम इससे हमें समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी, उसको तथ्यों को याद करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। तो पहले जो है कुछ कानून, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके मांगों में जो एक्ट से, कानून से रिलेटेड हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इन्होंने कंपनसेशन, मुआवजे की वगैरह की मांग की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्होंने एक्ट में क्या बोला है। देखिए, सबसे पहला एक्ट जो इन्होंने सन 2020 में भी इसकी आंदोलन में इसकी मांग की थी, इन्होंने कहा था बिजली अधिनियम 2020 को हटा दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 को ये कह रहे हैं वापस ले लिया जाए। ठीक है, अब ये क्या है? बिजली अधिनियम 2020 है क्या? देखिए, बिजली अधिनियम 2020 कहता है कि राज्य सरकारें किसानों को किसी भी प्रकार से बिजली मुफ्त में नहीं दे सकती। ठीक है, मुफ्त में क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मुफ्त में बिजली देने से इसका दुरुपयोग होता है, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए क्या प्रस्ताव रखा? सरकार कहती है कि हम किसानों के घरों पर या उनके खेतों में बिजली के मीटर लगा देंगे, और जो भी उनकी दरें आएंगी उस हिसाब से इनको, किसानों को पे करना पड़ेगा, और राज्य सरकारें चाहें तो इसके एवज में उनको सब्सिडी किसानों को प्रदान कर सकती हैं। पर किसानों का ये कहना है कि इस अधिनियम को वापस लिया जाए, क्योंकि हमें बिजली मुफ्त में चाहिए। पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर बिजली हम मुफ्त में देते हैं तो इससे बिजली का एक तो बिजली का दुरुपयोग होता है, दूसरा किसानों के अलावा भी इस बिजली का उपयोग दूसरे लोग भी करते हैं, क्योंकि ये बिजली फ्री में मिलती है। तीसरा, भारत सरकार का कहना है कि देखिए, बिजली के क्षेत्र में हम 80 करोड़ का घोटाला, 80 करोड़ का घाटा जो है लगातार हम हर साल झेल रहे हैं। और अगर कुछ इसकी दरों से हमको, अगर सरकार को कुछ पैसा प्राप्त होने लगेगा, तो एक तो इसका दुरुपयोग रुकेगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमको कुछ आमदनी प्राप्त होगी, जिससे इस घाटे को हम कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसानों का कहना है कि इस अधिनियम को हटाया जाए, और भारत सरकार का कहना है कि ये अधिनियम होना चाहिए। ये है, ये इस प्रकार ये था हमारा बिजली अधिनियम एक्ट। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए लगातार किसान अपनी मांगें रख रहे हैं, उनको अपनी फसल के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून चाहिए। गारंटी वाला कानून, भारत सरकार कह रही है कि हम एमएसपी को लागू करने के लिए, उसने कई बार बात करी, पर किसानों को उनकी इस पे शंका है। किसान को ये मानना है कि हो सकता है ये एमएसपी लागू ना करें, इस वजह से जो है किसानों ने कहा है कि हमको गारंटी वाला कानून चाहिए। अब ये गारंटी वाला कानून है क्या? देखिए, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी, जिसको कि हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट
प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो किसानों को उनकी फसल की लागत का मूल्य दिया जाता है। ठीक है, ये मूल्य कौन तय करता है? ये मूल्य तय करती है भारत सरकार, तय करती है। भारत सरकार की एक संस्था है CACP। ठीक है, ये इसका मूल्य तय करके सरकार को बताती है और सरकार उसका मूल्य तय करती है। ये क्यों किया जाता है? देखिए, किसानों द्वारा उगाई गई फसल को जनता में पहुंचने से पहले इसे सरकार लेती है और सरकार उनको इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। ठीक है, ये जो होती है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सबसे बड़ी बात कि बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जैसे एग्जांपल समझिए, अगर कोई फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और जब वो किसी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? लोगों द्वारा इसकी खपत ज़्यादा हो, इसलिए उसके मूल्य मार्केट में गिरा दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब मार्केट में उसके मूल्य गिरा दिए जाएंगे तो किसानों को क्या होगा? लॉस होगा। तो उस लॉस को किसानों को वहन ना करना पड़े, इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती है और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उनको पैसा दे दिया जाता है, ताकि जो है किसान आगे के लिए, अगली फसल के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, और एग्रीकल्चर को इससे बढ़ावा दिया जाता है। तो MSP का सिंपल सा कानून ये है। ठीक है, अब किसानों का क्या कहना है? किसानों का ये कहना है कि हमको MSP जो है वो स्वामीनाथन के फार्मूले के हिसाब से मिलनी चाहिए। अभी स्वामीनाथन कौन थे? देखिए, MS स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश में बताया था कि अगर खाद्यान्न की कमी होने पर गेहूं की अच्छी फसल, यानी गेहूं की एक अच्छी किस्म के बारे में हमारे देश को बताया था। इसके लिए उनको देश के द्वारा काफ़ी पुरस्कारों द्वारा सम्मानित भी किया गया था। ये बहुत बड़े कृषि साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सिंपल सा इनके एक आयोग था, जिसके तहत इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग के तहत सिफारिश प्रस्तुत करी थी और एक फार्मूला दिया था। इनका फार्मूला था C2+50%। C2+50%। ठीक है, इन्होंने कहा था कि किसानों की लागत का से 50% ज़्यादा MSP किसानों को मिलनी चाहिए। ठीक है, किसानों की लागत क्या होगी? किसानों की लागत देखिए उन्होंने करी थी कि एक तो किसान की जो नगद के रूप में जो उसकी लागत आ रही है, दूसरा वो जो मेहनत करता है जिसका जो नगद रूप में नहीं होती है वो, प्लस उसकी भूमि की लीज़ हो गई या उससे मशीनरी पर जो उसको ब्याज वगैरह जो लग रहा है, वो सब इन्होंने कैलकुलेट करते हुए C2+50% का फॉर्मूला दिया था। इसी स्वामीनाथन के फॉर्मूले की मांग किसानों द्वारा भारत सरकार से की जा रही है। ठीक है, अब जो तीसरा एक्ट है जिस पे किसान डिमांड कर रहे हैं वो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसको कि हम कहते हैं री इंस्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन 2020। अब भूमि अधिग्रहण क्या होता है? देखिए, भूमि अधिग्रहण सिंपल सा शब्द बता रहा है कि भूमि को अधिग्रहित कर लेना, यानी किसानों द्वारा भूमि को ले लेना। ठीक है, अब ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है वो आज़ादी से पहले भी था। ठीक है, और ये इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवाइड हुए थे, विभाजन हुआ था, तो दोनों देशों में इसका कानून लगा था। पर इसमें जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 2013 में कुछ संशोधन किए गए। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या होता है? भूमि किसानों से विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा ले ली जाती है। ठीक है, सरकार विकास कार्यों के लिए क्या लेती है? देखिए, जैसे कि किसी भूमि पर उनको इंडस्ट्री बनानी है या कोई अन्य विकास कार्य करना है जिससे कि लोगों की भलाई हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके या लोगों की भलाई हो सके, उन विकास कार्यों के लिए ज़मीन जो है किसानों से ले ली जाती है। ठीक है, अब ये ले ली जाती थी और उसके एवज में जो है उनको कुछ कंपनसेशन या पैसा दिया जाता था। ठीक है, अब जो जो पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसमें जो है वो पैसा जो है किसानों को सर्किल रेट पे या मार्केट रेट पे ही दिया जाता था। पर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने 2013-2015 में अमेंडमेंट किए। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट अब ने भूमि मालिकों को जो है पावर दी। भूमि मालिकों से इसमें क्या था? इसमें बोला सरकार को अगर भूमि चाहिए तो भूमि मालिकों से बात करनी पड़ेगी, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, हालांकि विकास कार्यों के लिए वो बात करके सीधे ले भी सकती है, मगर इसके कुछ रेट तय किए गए।
शहरी क्षेत्र में भूमि लेने के लिए जो मार्केट रेट है उसका उससे दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि का मार्केट रेट है उसका 4 गुना भूमि मालिकों को देना पड़ेगा। ऐसा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में नया अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत क्या होगा, उनको भूमि का रेट ज़्यादा मिलेगा और भूमि मालिकों को पावर भी मिलेगी। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को भी गवर्नमेंट किसान लगाने को कह रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे एक्ट जिन पे किसानों की मांग हो रही है। इसके अलावा कुछ और अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी में जो सन 2020 में 3 अक्टूबर 2020 में लखीमपुर खीरी में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो लखीमपुर खीरी में किसान रोड पर आ गए थे और उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया था। उस समय में वहाँ के केंद्रीय मंत्री और जो सांसद भी थे, उनके पुत्र द्वारा जो है वहाँ पे उन किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर उनकी गाड़ी चढ़ गई थी, जिससे जो है इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था और उस समय इसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन 8 लोगों की मृत्यु के में 4 किसान थे, जिनकी तत्काल 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी। तो इन किसानों के लिए वो मुआवज़ा या कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, हालांकि कुछ कंपनसेशन राज्य सरकार द्वारा उस समय प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो सन 2020 में जो आंदोलन हुए थे, उसमें कुछ आंदोलनकारियों पे भारत सरकार द्वारा कुछ धाराएं लगाई गई थी। उन धाराओं को वापस लेने की, यानी उन केसों को वापस लेने की बात, और उस आंदोलन में भी जिन लोगों को जो है जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी या हादसा हो गया था जिनके साथ, उनको भी मुआवजे की मांग किसानों द्वारा भारत सरकार से की जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की मांगों के साथ ये आंदोलन इस बार भी चल रहा है। पर अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो देखिए, कुछ डिमांड्स किसानों की वाजिब हैं और कुछ डिमांड्स भारत सरकार को, और कुछ बातों के लिए भारत सरकार का भी कहना सही है। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं। अभी एक किसान से, जो कि सिंपल, जिसको कि इन किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं, जो दिन भर मेहनत करता है अपने खेतों पे, उससे जब मेरी अभी लाइव बात हो रही थी, तो उसने हमें बताया कि देखिए, मैंने जब उनसे किसान आंदोलन के बारे में पूछा, तो उसने कहा देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। पर जब हम फसल उगाते हैं तो जो हमारी खाद है, उसने खाद का नाम बताया जिसको कि हम डीएपी कहते हैं। तो डीएपी जो है वो पहले हमको 400 रुपये के रेट के हिसाब से 50 केजी की एक बोरी मिलती थी, जो कि टैक्स फ्री हुआ करती थी। पर अभी क्या है, वो हमको 1400 रुपीज़ यानी 1400 रुपये की मिलती है, और 50 केजी की जगह वो अब हमको सिर्फ 45 केजी यानी 45 केजी ही मिलती है। प्लस हमको इसमें जो है टैक्स देना पड़ता है, हालांकि उस पर कुछ सब्सिडरी हमको मिलती है। तो हमारी वो जो खाद की बोरी थी डीएपी, वो तो हमारी महंगी हो गई। जब हमारी महंगी हो जाएगी, जब हमारी लागत महंगी हो जाएगी, तो हमारी उपज का मूल्य भी महंगा ज़्यादा होगा। तो जब महंगा सामान बेचेंगे तो हमारी कीमत दुगनी कैसे हो सकती है। बात देखिए उसकी सही थी। तो कुछ चीज़ें जो नॉर्मल किसानों को झेलनी पड़ रही है, वो वर्तमान समय में वो उनकी समस्या वाजिब है। पर इन समस्याओं के चलते किसानों द्वारा रोड जाम कर देना या प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये किसी भी प्रकार से अपने मूल्यों को जो है या उनकी डिमांड्स को सरकार द्वारा बाध्य नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर किसान रोड को ब्लॉक करते हैं, तो जैसे पिछली बार उन्होंने दिल्ली में किया था, तो जितना भी नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है या आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी डेली वेजेस के मज़दूर काम करते हैं, जो जो पर डे की इनकम पे कार्य करते हैं। अगर उनकी पर डे की इनकम नहीं होगी, तो वो उनको बेचारों को खाने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, तो किसानों को केवल अपनी डिमांड्स के लिए ये भी देखना होगा कि कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो हमारी तरह मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि भारत सरकार ने एक सुझाव दिया कि हम लोग बैठ कर के इस पे विचार करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और उस पे जो है एक बीच का निर्णय या हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ आंकड़ों पे अगर बात करें, तो देखिए 2023-24 का जो चावल का अगर हम मूल्य देखें पंजाब में,
तो पंजाब में जो है वो नॉर्मली जो है वो 1462 रुपये यानी 1462 की पर केजी क्विंटल के हिसाब से, सॉरी पर क्विंटल के हिसाब से ये मिल रहा था। पर जो सरकार ने जो इसको जो रेट दिया है वो दिया है 2183 रुपीज़, जो कि स्वामीनाथन का रेट कितना बन रहा था 1462 रुपीज़ पर क्विंटल। और गवर्नमेंट ने जो एमएसपी के हिसाब से ख़रीदा है वो बन रहा, वो उसका रेट दिया है 2183 रुपीज़, यानी कि करीब 49% की एमएसपी, यानी कि वो जो स्वामीनाथन की जो ने जो फार्मूला दिया था उसकी एमएसपी से 49% से अधिक मूल्य पे सरकार ने ख़रीदा है। ठीक है, तो सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करने की कोशिश कर रही है। ये आंकड़ा मैंने आप लोग को इसलिए दिया क्योंकि ये आंकड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, सरकार ने जब 2020 में आंदोलन हुआ था तो एक समिति बनाई थी जो लगातार हर क्षेत्र में जाकर किसानों से बात कर रही है। ठीक है, किसानों से बात करने के आधार पर वो किसानों से रिलेटेड समस्याओं का भी अध्ययन कर रही है, उनसे बातें कर रही है, और उसके आधार पर वो कृषि से संबंधित चीज़ों में सुधार करने के लिए ही ये सब चीज़ें कर रही है। तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए और किसानों की भी समस्या समझनी चाहिए। तो इसका हल तभी निकलेगा जब किसान और सरकार एक टेबल पे बैठ कर के इन सब पे डिस्कस करते हुए इन समस्याओं को समाधान करेंगे। हाँ, मगर इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डैमेज कर देना, बॉर्डर पे बैठ जाना, अभी सभी किसान जो है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और यह आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा ही किया जा रहा है। तो हमको जो है देश की हालात को समझते हुए, देखिए सरकार के पास भी पैसा जो होता है, जो बजट होता है, वो उसको अन्य योजनाओं पे भी लगाना होता है। तो हमको और किसानों को भी और हम लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि बजट अन्य विकास कार्यों के लिए भी होता है। तो इसका हल तभी निकलेगा जब हम या किसान और भारत सरकार और किसान दोनों ही आमने सामने बैठ करके इसका हल निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें, किसान आंदोलन जो भी इस वर्ष हो रहा है उसकी मांगें और उसके बारे में समझ में आया होगा। पुनः हर बार की तरह दो लाइनें मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा जो कि इस बार तैयारी कर रहे हैं, इन चीज़ों की तैयारी करते हैं, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कबीर दास की बहुत अच्छी लाइन है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। देखिए, हमें अपना कंटिन्यूअस लर्निंग करना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टडीज़ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक माली पौधों को पानी देता रहता है और उसका फल उसे तभी मिलता है जब उसकी ऋतु आती है, आपको भी आपका फल मिलेगा, पर इसके लिए हमें अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।